अल्टरनेटिंग करंट के हम लोग जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 पहले हेडिंग डाल लो जल्दी से। हेडिंग क्या बस लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 पहले पढ़ेंगे। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें पूरे चैप्टर में जो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अलग से बेसिक है कुछ वो बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे क्या है, मान लो 3 है साइड, इसकी लेंथ इसकी 4 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी याद रखना, 5 हो जाएगी। निकाल भी सकते हो, कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर करते हैं, कितना जाएगा 9 प्लस 16 रूट में 25, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ गया हाइपोटेनस। ऐसे निकाल लो, मगर हमें बस याद करना, डायरेक्ट याद रखना है, ये 3 है ये 5 है, सॉरी ये 3 साइड है ये 4 साइड है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 5। और ऐसे एक ही बात याद रखना है, अगर यहाँ पे 8 है लेंथ इस साइड की और इस साइड की कितनी है 6 है लेंथ, तो इसकी कितनी आ जाएगी 10। ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल लो हाइपोटेनस वाले से, पाइथागोरस थ्योरम से। एक ही याद रखना है और एक ही वाला याद रखना है ट्रायंगल। अगर दोनों की साइड क्या है ए और ए, दोनों की साइड क्या है ए, तो इसकी क्या आ जाएगी रूट टू ए रूट टू है रूट टू, ठीक है ना, ए रूट टू हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी वो ये, जैसे 2 और 2, तो यहाँ की क्या हो जाएगी 2 रूट टू, ठीक है ना। यहाँ की मान लो दे रखा है 7, तो यहाँ हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 7 रूट टू, ठीक है ना। ऐसे ये बेसिकली याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, मगर ये इस चैप्टर में काम आता है तो इसलिए बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ 1-2 क्वेश्चन भी करा दूंगा इस पर जो है, ठीक है। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। टाइम कांस्टेंट, इसके 3 फॉर्मूले याद रखना। टाइम कांस्टेंट पहला क्या है, टी इज इक्वल टू है आर सी। टाइम टाइम बराबर क्या होता है आर सी होता है, और ये क्या है टी इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर होता है, और टाइम कांस्टेंट बराबर क्या होता है अंडर रूट में एल सी। ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। इसका डायमेंशन पूछेगा तुमसे, कहेगा तो इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा एज टाइम, सेम एज टाइम, टाइम टाइम का डायमेंशन ऐसे लिख लो। इससे डायमेंशन में कम से कम मेरे हिसाब से 3 पीवाई के तो आए होंगे इस पर टोटल, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर सी, डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है ना, आर सी का। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर सी, तो कितना ऑप्शन में दे देगा एल की पावर 1, दूसरा देगा बी टी की पावर 1, सी दे देगा एम की पावर 1, या डी दे देगा एम की पावर 1 टी की पावर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है आर सी का डायमेंशन टी बराबर क्या आर सी, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, जो टाइम का डायमेंशन होगा वही आर सी का होगा। तो इसका टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा आर सी का भी टी हो जाएगा। ऐसे एल बाई आर लिख के पूछ सकता है, तो इससे डायमेंशन से कुछ आते हैं कि से ज़्यादा ही आए होंगे। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, मगर ये फॉर्मूले यहाँ आता है, ठीक है ना, डायमेंशन वाले चैप्टर में बताते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में खुद ही लिख लो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है टाइम पीरियड का इनवर्स, एक में 2 लिख दे रहा हूँ, तीसरा तुम लिख के बताना, ठीक है ना। तो इसका उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी वाली टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत बार पढ़ चुके हैं पीछे, तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/RC, फ्रीक्वेंसी इसके टर्म में, इसके लिए क्या हो जाएगी, इसे उल्टा कर दो, आर ऊपर लिख दो एल नीचे लिख दो। अब इसका तुम बताना लिख के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट एल बाई सी। बच्चे रिकॉर्डिंग हो रही है करना, हाँ हो तो रही है, ठीक है ना। इसका तुम लोग लिख के बताना क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अंडर रूट एल सी वाली टर्म में, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉर्मूले। इससे न्यूमेरिकल तो मुझे दिखा नहीं अभी तक कोई आया पी वाई की जो मैंने की, मगर डायमेंशन वाले चैप्टर में आता है, ठीक है ना। अब आ जाओ कहाँ पे, क्या पढ़ेंगे वो, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इम्पीडेंस
डेविस, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करेंगे, जेड से। और रिएक्टेंसेस क्या होंगे, एक्स एल कॉमा एक्स एल या फिर एक्स सी, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये होता है, देखो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है आर, तो रेजिस्टेंस ही रहेगा, तो इसको आर क्या होगा, इसका आर ही रहेगा। आर किस में होता है, पहले से ही ओम में होता है, रेजिस्टेंस किस में होता है, उसकी यूनिट ओम में। अब क्या करना है हमें, ये क्या है, कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस है, इसको मुझे क्या करना है, ओम में चेंज करना है। किस यूनिट में चेंज करना है, कैपेसिटेंस को ओम में कन्वर्ट करना है, मतलब कि रेजिस्टेंस बनाना है, कैपेसिटर को किस में बनाना है, मुझे रजिस्टर बनाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जो मैं लिखूंगा इसको, कैपेसिटेंस जब मैं बना दूंगा, सॉरी रेजिस्टेंस जब मैं बना दूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स सी इज इक्वल टू, कैसे बनाऊंगा, क्या कर दूंगा इसमें, 1 में ओमेगा सी से, जो सी यहाँ पे होगा उसको ओमेगा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो बन गया कैपेसिटेंस, जो यहाँ पे होगा वो क्या बन जाएगा, ओम में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है, अगर यहाँ पे क्या है, इंडक्टेंस, क्या है इंडक्टेंस एल से डिनोट करते हैं इंडक्टेंस को, इसको मुझे क्या करना है, रेजिस्टेंस में चेंज करना है। तो क्या लिखूंगा, पहले तो एक्स एल क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, किसका, इंडक्टेंस का। तो कैसे बनाएंगे, ओमेगा और मल्टीप्लाई कर ओमेगा इंटू में एल कर देंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये याद करना इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किस में चेंज कर लिया हमने, कैपेसिटेंस को किस में चेंज कर लिया, इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस में कर लिया चेंज, और इंडक्टेंस को भी किस में चेंज कर लिया हमने, रेजिस्टेंस में चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो एक्स सी क्या हो जाएगा, 1 में ओमेगा सी, और एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, ओमेगा पता ही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, ओमेगा पीछे पढ़ चुके हैं ना फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। तो एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख दो इंटू में सी, ठीक है ना। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, सॉरी एक्स सी आएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एल बराबर क्या लिख दो, ओमेगा की जगह क्या लिख दो, 2 पाई एफ इंटू में क्या आ जाएगा, एल, ठीक है ना। ऐसे भी फॉर्मूला बन सकता है, ये वाला याद कर लेना, खुद ही निकल जाएगा। हाँ, अब इसके जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखूंगा, एक मिनट, कौन टाइम कौन सा, इससे डायमेंशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, 3 से भी ज़्यादा ही शायद, है ना। अब देखो हमें क्या करना है, हम जानते हैं जब क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए होते थे R1 R2 सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे हम, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, याद है, सीरीज में होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते थे, ठीक है ना। मगर अब क्या हमें पढ़ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा आर, फिर क्या होगा यहाँ पे, कुछ और होगा क्या, कैपेसिटेंस होगा सी, और क्या होगा, क्या हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है एल। तो अब इसको जब हम जोड़ते हैं ना, तो उसको आर इक्विवेलेंट यहाँ पे करते थे, यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे, जेड से, इम्पीडेंस। जब इनको जोड़ेंगे तो ऐसे ही नहीं जोड़ देंगे आर प्लस सी प्लस एल, ऐसे नहीं करेंगे, कैसे जोड़ेंगे इन्हें, इनका इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, पहले तो जेड लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसके, इसको पहले चेंज कर लो किसमें, एक्स, इसके टर्म में कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ये क्या इंडक्टेंस, इसको क्या करो, रेजिस्टेंस में चेंज करो, कैसे लिखोगे, एक्स सी हो गया, बन गया रेजिस्टेंस के टर्म में, इसको रेजिस्टर के टर्म में चेंज कर लो, रजिस्टर बना दो, तो कैसे लिखते हैं इसको, एक्स एल, फॉर्मूला क्या आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, इम्पीडेंस का, इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट में आर का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एक्स सी और एक्स एल की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख दो, अगर एक्स एल की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू में एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले में से भी बना सकते हो, ठीक है, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो आगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी,
ठीक है। अब ये तो हो गया इसके टर्म में, ठीक है ना। अगर वोल्टेज के टर्म में लिखना हो तो V, वोल्टेज के टर्म में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू अंडर रूट में, बस सेम ही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ क्या रहेगा VR का होल स्क्वायर प्लस XL की जगह क्या लिख लो VL माइनस XC की जगह क्या आ जाएगा VC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया किसके, वोल्टेज के टर्म में, सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं इसे, ये देख लो, ये इम्पोर्टेंट है। ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे क्या होता है R, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कैसे लिखूँ, आ जाएगा यहाँ पे XL माइनस XC, यहाँ पे क्या होता है XL माइनस XC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Z, ठीक है ना। ये पाइथागोरस ही तो लग रहा है, देखो R का होल स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर और अंडर रूट कर दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम से तो Z निकालना है तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ एंगल होगा फाई, तो यहाँ से जो tan फाई आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan फाई। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है XL माइनस XC, बेस क्या है R, ये हो गया। चल के मिला भाई, सही से नहीं चल रहा है, इसको खत्म हो गई इसकी, ठीक है ना। tan फाई हो गया। अब cos फाई क्या होता है, पहली बात तो cos फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, क्या कहते हैं पावर फैक्टर, ये याद रखना है। cos फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर को कैसे लिखते हैं, cos फाई से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है R, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला बेस अपॉन में बेस क्या है R और हाइपोटेनस क्या है Z, इम्पीडेंस, ये हो गया। इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अभी आगे भी आएगा इसलिए, ठीक है। ये हो गया, ये पूरा हो गया पूरा। ये इन टर्म ऑफ किसमें कर लिया हमने, वोल्टेज, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ PY, इन टर्म ऑफ वोल्टेज बना दिया हमने फॉर्मूला, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट में रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर करेंगे प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया पावर फैक्टर, हो गई सारी चीज़ें, ठीक है ना। कुछ छूट तो नहीं था, एक बार चेक कर लीजिए, कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा मगर तब भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। फाइंड, अगर पोटेंशियल फाइंड करना है हमें, पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस गिवन गिवन रजिस्टर, गिवन रजिस्टर, तो ये क्वेश्चन लिखूंगा इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ही समझ लेना, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। क्वेश्चन क्या है, ये R है रेजिस्टेंस, ये क्या है 2R है, और यहाँ पे है एक और रेजिस्टेंस है 3R, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख रहा हूँ देख के, ये क्या है 120 वोल्ट की यहाँ पे क्या लगी है बैटरी। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है अक्रॉस गिवन रेजिस्टेंस, यहाँ पे पोटेंशियल भी निकालना है, यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल निकालने का, E, मतलब बैटरी कितनी लगी हुई है, वोल्टेज जहाँ पे निकालना है, कैसे निकालोगे, बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का जो ईएमएफ है E इनटू में क्या करोगे, जहाँ पे निकालना होगा, अगर यहाँ पे निकालना है तो 2R रख दूंगा, यहाँ निकालना है तो R रख दूंगा फॉर्मूले में, 3R पे निकालना है तो 3R रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा R, और यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा R इक्वल, ठीक है। तो अब किसी का एक का मैं निकाल दे रहा हूँ, दूसरे का तुम निकालना, इसका मान मैं निकाल रहा हूँ बीच वाले का, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो V मान लिया मैंने, E कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, E की वैल्यू कितनी है 120, कहाँ पे निकाल रहा हूँ 2R पे, तो R का क्या हो जाएगा 2R, और R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सीरीज में लगा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R 2R 3R, कितना हो जाएगा 3 5 और 6 6R हो जाएगा, 6R, R से R काटो 3 और ये 3, 40 आ जाएगा 40 वोल्ट, कहाँ पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे इस यहाँ पे निकालना और फिर उसके बाद यहाँ पे निकालना, फिर मुझे बताना कितना है, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे निकालोगे तो क्या करोगे E 120 इंटू में R अपॉन में 6R कर दोगे, आ जाएगा
यहाँ पे निकालोगे तो 120 इंटू में 3R अपॉन में 6R आ जाएगा वहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है ना। चलिए लिख लो, वी फॉर्मूला क्या था, ई इंटू में स्मॉल आर, यहाँ पे निकाल लो अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये तो क्या होते रजिस्टर के थे, अब मैं उस टर्म में लिख रहा हूँ कि एक आर होगा, एक कैपेसिटेंस होगा, ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है एक्स की वैल्यू कितनी है 2 ओम, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मगर अब क्या कर लिया हमने इसे, क्या बना लिया रेजिस्टेंस के टर्म में कर लिया, तो क्या है एक्सएल कितना है 2 ओम है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा ये क्या है 8 ओम है, ठीक है ना। यहाँ पे किस बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसकी वोल्टेज कितनी है 120 वोल्ट है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। ई जहाँ पे निकालना है उसका आर है ना, अपॉन में यहाँ पे देखो आर इक्वलेंट आ रहा था क्योंकि सब आर आर थे, मगर यहाँ पे आर इक्वलेंट थोड़ी ना आ पाएगा, यहाँ पे क्या है एक्स सी है, एक्सएल है और ये है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा जेड, जेड निकालना पड़ेगा। तो जेड कैसे निकालोगे, पीछे फॉर्मूला बताया था, जेड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में पहले फॉर्मूला लिख लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर कर लो सॉल्व, अंडर रूट एल कितना है, सॉरी आर कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 क्या होगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64, फिर रूट में ही है तो 8 ही आ जाएगा ना जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8। अब फॉर्मूले में तो पूछेगा, मान लो तुमसे यहाँ पे बताओ किसी पे भी निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे पूछे वहाँ पे आर की वैल्यू रख देना, जैसे मान लो यहाँ निकालना पहले, तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ जाएगा, पोटेंशियल बैटरी का कितना है 120, ई की वैल्यू क्या होगी 120, आर इसके लिए यहाँ पे निकालने तो 2 अपॉन में जेड की वैल्यू कितनी निकाली 8, सॉल्व कर लो 2 इंटू 2 2 4 और 3 है 12 30 वोल्ट आ गया यहाँ पे, इसके अक्रॉस में आ गया पोटेंशियल 30 वोल्ट आ गया। ऐसे इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, ठीक है ना। ये V1 निकाल गया, V2 निकालो एक्सेल पे, और V3 निकालो 8 ओम पे, कितना आ जाएगा इस फॉर्मूले से लगा, तो बस यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा इस बार, यहाँ पे निकालेंगे तो फॉर्मूले में E इंटू में क्या आ जाएगा 2 पाई पर जेड की वैल्यू में निकाली इम्पीडेंस में, हो गई ये पूरा। अभी आगे बताऊंगा ये, अगर ये और ये सेम हो जाते हैं एक्सएल बराबर, अगर एक्सएल की वैल्यू और एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाती है बराबर, तो वो क्या कौन सी कंडीशन होती है रेजोनेंस की कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज यहाँ पे होता है वो सारा का सारा किस में चले जाता है यहाँ पे, इसमें इसमें कोई पोटेंशियल नहीं आता, ठीक है ना। ये अभी आगे पढ़ाएंगे। अब क्या पढ़ेंगे फेजर, क्या पढ़ना है फेजर, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है, पहले तो 3 पार्ट में पढ़ेंगे इसकी चीज़ों को, पहले तो गोला बनाओ, ठीक है ना, तेल भी खत्म हो गया फेजर, ठीक है ना। सबसे पहले देखो हमने 3 पढ़े थे, 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, अभी हम शुरू से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था, कैपेसिटर, फिर रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर इंडक्टेंस पढ़ा, तो बीच में क्या बनाओ यहाँ पे, सबसे नीचे क्या आएगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कैपेसिटेंस, तो नीचे क्या आ जाएगा वी सी, इसलिए कैपेसिटेंस, सी से क्या है कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रजिस्टर पढ़ा है ना, रजिस्टर पढ़ा था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वी आई भी इधर ही होगा, करंट का डायरेक्शन भी इधर है, और वी आर। फिर सबसे बाद में हमने क्या पढ़ा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा इंडक्टेंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा वी 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 इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं वी एल से, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो ये हो गया ना, आई का डायरेक्शन में क्या है वी आर, और यहाँ पे क्या है नीचे क्या है वी सी, और ऊपर क्या है वी एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी सी, और यहाँ पे क्या है आई का डायरेक्शन भी इधर ही है, वी आर का डायरेक्शन भी इधर ही है,
तो यहाँ पे तो क्या होता है, फेज एंगल आई और वी आर के बीच में क्या हो जाएगा, आई और वी आर के बीच में एंगल क्या है, 0। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। यहाँ पे फेज एंगल कितना है, 90। तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज एंगल या फेज डिफरेंस, फेज एंगल ले लो, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, फेज एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो उसको किससे लिख रहा हूँ, π/2 से, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो ऊपर कौन है, वी आर ऊपर है या वी सी ऊपर है, वी आर ऊपर है या वी सी, वी आर ऊपर है और वी आर के डायरेक्शन में क्या है, आई। तो आई क्या करेगा, लीड करता है, यहाँ पे आई लीड वी सी, ठीक है ना। एक बार चेक कर लूँ, वी सी या वी लिख दो, ठीक है ना, आई लीड वी, ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो आप ऊपर वाले आगे वी सी और वी आर को कंपेयर करेंगे, वी एल वी सी, वी एल ऊपर, वी आर इधर है, करंट का भी डायरेक्शन इधर है। अभी भी एंगल कितना है, 90। तो फेज एंगल कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऊपर कौन है, वी एल ऊपर है, वी आर, वी एल ऊपर है, तो वी एल लीड करेगा इस बार आई को। तो वी एल या वी लीड्स, वी लीड आई, जो ऊपर होगा वही तो लीड करता है दूसरे वाली चीज़ को। कोई मुझसे ऊपर होगा तो वो मुझे लीड करेगा, अगर मैं किसी से ऊपर हूँ तो मैं दूसरे को लीड करूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पे दोनों में ऊपर कौन है, वी सी ऊपर है, वी आर ऊपर है, तो आई मतलब लीड करेगा किसे, वी को। यहाँ पे ऊपर कौन है, वी एल ऊपर है, आई नीचे है या वी आर नीचे है, तो वी लीड करेगा किसे, आई को, तो वी लीड आई, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया फेजर। इसमें तो है बहुत सारा, चलो ग्राफ भी बना देता हूँ, ठीक है। आई, पहले तो आई का ग्राफ बना है, ठीक है। आई का ग्राफ ऐसे, ग्राफ ऐसे पूछता नहीं है, देखा नहीं मैंने कि भाई क्यों पूछा। आई का ऐसे ग्राफ बनेगा, तो जो आई का ग्राफ होगा, आई के डायरेक्शन में कौन था, आई इधर था, आई के डायरेक्शन में कौन था, वी आर था। तो वी आर का भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा सेम। तो सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में था, ठीक है। ये किसके लिए बनाया हमने, वी आर के लिए। फिर किसके लिए बनाएंगे, वी एल के लिए, जो ऊपर था, वी एल ऊपर था तो वी एल के लिए बना लो, वी एल ऊपर था, ये लाइन है तो यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं, ऊपर था वी एल, तो वी एल यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से बनेगा ऐसे, ठीक है। अब किसके लिए बनाएंगे, वी सी के लिए। वी सी नीचे था या ऊपर था, वी आर से आई से नीचे था, वी आर से नीचे था, तो ग्राफ इसके नीचे से स्टार्ट होगा या ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे, ठीक है ना। समझ में आया, आई और वी आर सेम ही थे, पहले तो आई यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, आई का याद है, आई के डायरेक्शन में क्या था, वी आर, तो ये भी यहीं से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर वी एल ऊपर था, आई से ऊपर क्या था, आई और वी आर से ऊपर क्या था, वी एल, तो ये ऊपर से स्टार्ट होगा, यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं, ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि उसके ऊपर है, तो ऐसे ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। और सब नीचे क्या था, वी सी था, तो वी आर ऊपर है, वी आर और आई ऊपर है, और वी सी क्या नीचे है, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ऐसा बनेगा, नीचे से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ से इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ग्राफ भी हो गया। क्वेश्चन है वो मैं नहीं लिख पाऊँ, ठीक है ना, ये लिख दूँ, छोड़ो क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने आए हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ये भी लिखो, ठीक है ना, ये फेजर में है। देखो ऊपर क्या था, वी एल, इधर क्या था, आई, वही फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। इधर क्या था, वी सी, ठीक है, यही लिख रहा है फिर से, मैंने फिर से यही लिखा, इधर आई था और इधर ही क्या था, आई था, आई के डायरेक्शन में क्या था, वी आर था, ठीक है। ये हो गया। बस अब क्या कह रहा है, दो दो एक कंडीशन दे रहा है, ठीक है ना। देखो ये और ये दोनों में से अगर वी एल ज़्यादा है तो वी एल माइनस वी सी हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे है, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो वी एल माइनस वी सी ऊपर जाएगा, यहीं पे वही लिख रहा है वी एल। भाई ये मार्कर ये भी खत्म हो गया कि इतनी जल्दी,
वी एल माइनस वी सी, और इधर क्या है, वी आर है। यहाँ पे कुछ एंगल होगा फाइव, तो यहाँ पे जो टेन फाइव की वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर, इसको यहाँ ऐसे इमेजिन करो, वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी, बेस क्या है, वी आर, ठीक है ना, टेन फाइव निकाल दिया हमने, वी टू माइनस वी सी अपॉन में वी आर। अब इसी का एक और टर्म है, वी या तो वी के टर्म में लिखते हैं या तो किसके टर्म में लिखते हैं, एक्स एक्स एल माइनस एक्स सी के टर्म में लिखते हैं ना। तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा आ, तो टेन फाइव की वैल्यू अभी भी क्या आ जाएगी, वैसे निकाल के यहाँ पे एंगल फाइव होगा, तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, बेस में हो जाएगा, और एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक है, यही तो है। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है ना, अगर क्या है, वी एल ज़्यादा बड़ा है वी सी से, वी एल मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, वी एल बड़ा है इससे वी सी से, या फिर क्या कह सकते हैं, एक्स एल, यहाँ पे एक्स एल है, यहाँ पे मान लो एक्स सी है, एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, कॉमा एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो जो एम फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और इसको क्या कहेंगे हम, इंडक्टिव इंडक्टिव करंट, क्या कहेंगे, इंडक्टिव करंट, ठीक है ना। और यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं क्या लीड करेगा, जब एल ज़्यादा होगा बी से, एल ज़्यादा होगा, जब एल ज़्यादा होता है तो क्या कौन लीड करता है, करंट लीड करता है या फिर वो वोल्टेज लीड करता है, पीछे पढ़ा था ना, वी लीड आई या आई लीड वी, तो यहाँ पे क्या लीड करेगा, वी लीड आई, क्योंकि एल ज़्यादा है ना वी सी से, वी सी से वी एल से, वी सी से या वी आर से, वी एल ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट, अगर क्या होगा, वी सी ज़्यादा होगा और वी एल छोटा होगा, मतलब वी सी बड़ा है इस बार वी एल छोटा है, कॉमा एक्स एक्स सी बड़ा है और क्या एक्स एल छोटा है, तो यहाँ पे इस बार फाइव क्या हो जाएगा, निगेटिव, कम हो जाएगा जीरो से, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये बड़ा चुका है। यहाँ पे क्या होगा, सी देखो ज़्यादा हो गया, तो मतलब क्या होगा, कौन लीड करेगा, ये लीड कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन लीड करेगा, आई लीड वी, ठीक है ना, आई लीड वी लीड आई लीड वी, मैं ये कह लीजिए आई लीड वी लिखा था ना, हाँ ऐसे बस एरो से लिख दिया था, आई लीड वी, समझ में आ रहा होगा ना, ये तो पीछे लिखा था ग्राफ बना के वैसे कोई, ठीक है ना, बस वैसे ही याद रखना है या ऐसे याद करो। अब जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इससे पी वाई के मुझे दिखे नहीं, ठीक है ना, ये जो मैंने पढ़ाया अभी फेजर से, मगर जो अब पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उससे पी वाई के भर भर गया है, वो क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार चेक कर लूँ, वही टॉपिक है। हम देखो पावर लॉस का फॉर्मूला में पीछे पढ़ चुके हैं, पावर लॉस ये कहाँ पढ़ा था हमने, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसके तीन फॉर्मूले पढ़े थे ना, पावर लॉस के तीन फॉर्मूले पढ़े थे, पहला क्या पढ़ा था हमने, आई वी, पावर लॉस इज इक्वल टू आई वी पढ़ा था, पावर लॉस बराबर क्या पढ़ा था, आई स्क्वायर इंटू में आर, और क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे पावर लॉस का फॉर्मूला पढ़ा था, ये किसके लिए था, डीसी के लिए। अब हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, एसी, तो बस सेम फॉर्मूला रहेगा, बस उसके जगह कुछ टर्म आ जाएंगे, वो मैं इसके साथ ही जोड़ दूँगा, ये याद होना चाहिए, वो खुद ही याद हो जाएगा। पावर लॉस जो हम डीसी में पढ़े थे, तो इज इक्वल टू क्या था, पहला फॉर्मूला करंट में वोल्टेज, करंट इंटू में वोल्टेज, दूसरा फॉर्मूला क्या था, करंट का स्क्वायर इंटू में क्या होता है आर, तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पावर लॉस का वी स्क्वायर अपन में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं पीवाई के। अब जो पावर लॉस पढ़ेंगे हम, पावर लॉस किस में पढ़ेंगे, एसी में, उसके फॉर्मूले देख लो क्या बन जाएगा, आई वी का क्या हो जाएगा, आई वी आई आर एम एस, ठीक है ना, वी आर एम एस,
cos फाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा IRMS का होल स्क्वायर, आर रेजिस्टेंस का RMS cos फाई इज इक्वल टू VRMS का होल स्क्वायर अपॉन में R cos फाई, बस cos फाई जोड़ दिया, ठीक है ना, और RMS लगा दिया फॉर्मूले में, कुछ नहीं किया, आई की जगह RMS लिख दिया, V की जगह VRMS लिख दिया, अलग से क्या जोड़ दिया cos फाई, IRMS लिख दिया स्क्वायर, RMS लिख दिया, cos फाई जोड़ दिया अलग से, V की जगह VRMS का होल स्क्वायर हो गया, R की जगह RMS हो जाएगा और cos फाई हो गया, ठीक है ना, ये हो गया पहला फॉर्मूला। एक बार चेक कर लूँ क्या चीज लिख रखा है नहीं, हाँ अब देखो क्या याद रखना, अब इसको ही cos फाई को क्या हमने पीछे पढ़ा था, बताया था मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने बताया था cos फाई को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं, बताया था, इसका फॉर्मूला क्या आया था, बताओ याद है, cos फाई का फॉर्मूला क्या आया था, R/Z, इसी को क्या कहते हैं पावर फैक्टर, पीछे पढ़ा चुके हैं, बस इसी की वैल्यू इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू cos फाई की जगह रख देंगे, इसकी वैल्यू cos फाई की वैल्यू इसकी जगह रख देंगे, रख दो, फॉर्मूले बन जाएंगे, IRMS VRMS, cos फाई की जगह क्या लिखेंगे R अपॉन में Z इज इक्वल टू R स्क्वायर RMS RMS, cos फाई की जगह क्या लिखे तो R अपॉन में क्या R/Z ही तो होता है ना, R/Z इज इक्वल टू VRMS का होल स्क्वायर अपॉन में R इंटू में क्या हो जाएगा, cos फाई की वैल्यू क्या है R/Z, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझको, एक मिनट रुको, R/Z ही तो है, I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, सही सही है शायद, गलती लग रही है अभी दिख नहीं रही है, ठीक है ना, तो ये भी पावर लॉस के फॉर्मूला आ गए, ठीक है ना, बस cos फाई की जगह R/Z रख दिए इस फॉर्मूले में, ये वाला याद रखना हमेशा, ठीक है ना, फॉर्मूला में से ये वाला याद रखना, इससे बस cos फाई की वैल्यू पता होगी, ये खुद ही बना लोगे। अब क्या है, आई नोट के टर्म में लिखा होगा, ठीक है ना, अब एक बात याद रखो, एक तो ये यहाँ पे याद हो गई थी पावर फैक्टर, एक बात अब यहाँ पे क्या याद रखनी है कि IRMS इज इक्वल टू क्या होता है I0/√2, ये एक फॉर्मूला होता है, IRMS के जगह क्या लिख देते हैं, IRMS का फॉर्मूला क्या होता है I0/√2, और VRMS का फॉर्मूला क्या होता है V0/√2, ठीक है, ये याद रखना है। अब क्या करो, इसका फॉर्मूला बना लो, यार मुझे यहाँ पे गलत लग रहा है, ये यहाँ पे R से R कट जाएगा तो ये स्क्वायर बाई R हो जाएगा, कहीं तो गलत हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कहाँ गलत हो रहा है, R/Z, चलो देखते हैं ना, क्योंकि R स्क्वायर, कहाँ गलत है, एक मिनट रुको, I स्क्वायर R, ओह अब समझ में आया, तभी तो मैं सोचूं कि गलत क्यों लग रहा है, यहाँ पे R थोड़ी ना आएगा, अब तो हम क्या पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ पे क्या आएगा R की जगह क्या आएगा Z, फॉर्मूले में R की जगह क्या आएगा Z, इम्पिडेंस आएगा ना, यहाँ पे भी क्या आएगा Z आएगा R की जगह,
इसमें कहीं जेड है नहीं तो जेड आएगा नहीं, तभी मैं सोचिए गलत क्यों लग रहा है, यहाँ पे कट जाता है ना इसलिए। तो यहाँ पे आर एल में हटाओ, क्या लिखो, जेड लिखो, क्योंकि जेड था फॉर्मूले में ऊपर। यहाँ पे भी आर हटेगा, यहाँ पे भी आर हटाओ, जेड लिखो, फॉर्मूले में क्या है, जेड वी आर एल स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है ना। हाँ अब सही हो गया। अब यहाँ से ये कट जाएगा, वही मैं सोच रही हूँ यहाँ पे तो गलत आ रहा है ना। अब आ जाओ, जेड से जेड कट गया, तो यहाँ पे इसको क्या लिख दो, जेड से जेड कट गया तो इसे हटा दो, फॉर्मूला में यही, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई होकर जेड स्क्वायर बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, वी का होल स्क्वायर बाई आर अपॉन में जेड स्क्वायर। इससे बहुत सारे पी वाई को आए, 3 से 4 पी वाई को आए इस पे। पावर लॉस के फॉर्मूले पे वी स्क्वायर आर अपॉन में इम्पीडेंस का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आई नॉट के टर्म में लिख लो, तो आई नॉट वी नॉट आर बाई जेड इंटू में 2, बस आई नॉट के टर्म में क्या हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं होता है। वी नॉट आर जेड बाई 2z, ठीक है ना। अभी ये बताऊंगा ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, बहुत इजी है ये वाला फॉर्मूला लगाने, कब लगेगा, इसे बना लो, आई नॉट का होल स्क्वायर, आर था तो आर लिख दो, इसको मिटा के यहाँ पे लिख दो, आर को बहुत दूर चला गया इसलिए 40 है इक्वल टू, ठीक है ना। तो ये आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में क्या जाएगा 2, बस 2 से डिवाइड कर दो फॉर्मूले में, ठीक है ना। वी स्क्वायर आर अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो। ये वाला कब लगेगा, जब देखो अभी इसका मैं बताऊंगा ये वाला कब लगेगा, जब वो इक्वेशन लिख के देगा ना, जैसे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे वी नॉट जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ नीचे डिवाइड कर देना 2 से, ठीक है ना। इस पे भी पी वाई के बारे में ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये सारे निकल जाएंगे खुद ही। कॉस फाई ये वाला याद हो गया, सेम इसके जैसे ही है, बस क्या लगा देना, कॉस फाई लगा देना फॉर्मूले में, आर की जगह क्या लिख देना है, इम्पिडेंस, और कॉस फाई लगा देना फॉर्मूले में, आर की जगह क्या लिख देना, जेड, कॉस फाई लगा देना, इससे याद हो जाएगा। फिर क्या याद रखना, पावर फैक्टर का फॉर्मूला कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, आर बाई जेड, इस फॉर्मूले में कॉस फाई की जगह क्या लिख दो, आर बाई जेड, इस फॉर्मूले में आर जेड की सॉरी कॉस फाई की जगह क्या लिख दो, आर बाई जेड लिखोगे, आर बाई जेड लिखोगे, जेड से जेड कैंसिल, आर आई आर एम का होल स्क्वायर इनटू में जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे cos फाई की वैल्यू क्या रखोगे, आर बाई जेड, तो वी आर एम एस का होल स्क्वायर इनटू में आर अपॉन में क्या हो जाएगा, आर जेड जेड मल्टीप्लाई होकर जेड स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला कब लगेगा, जब ऐसे करके इक्वेशन दे रखी होंगी तभी वाला फॉर्मूला लगाना है, बस 2 डिवाइड कर देना है यहाँ पे तीनों फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या कर दो 2 डिवाइड कर देना, आई आर एम एस की जगह क्या लिख दोगे, आई नॉट बस लिख दो, वी आर एम एस की जगह वी नॉट लिख दिया, आर अपॉन में 2 इंटू में जेड, बस 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, 2 से इस फॉर्मूले में क्या कर दो डिवाइड कर दो। जब ऐसी इक्वेशन देगा और तब क्वेश्चन पूछेगा कि पावर लॉस कितना होगा, तो बस 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तब समझ जाना, जब भी इक्वेशन देगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 आ जाएगा नीचे फॉर्मूले में, ठीक है ना, हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ पे रख लो कि जो हम पावर लॉस निकालते हैं वो किस में निकालते हैं, केवल और केवल किस में निकालेंगे, पावर लॉस किस में निकालते हैं हम, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में, रजिस्टर या रेजिस्टेंस, रजिस्टर में हम लोग नहीं निकालते हैं, किसमें पावर लॉस नहीं निकालते हैं, किसमें एल में नहीं निकालते हैं, और कैपेसिटेंस में नहीं निकालते हैं, मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में हम लोग पावर लॉस नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। किस में निकालते हैं पावर लॉस, रजिस्टर में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, इससे ही पी वाई क्यू है बहुत सारे, एक दो करके दिखाएंगे कैसे होंगे, ये वाला याद रखना, जैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था वैसे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये और इसके नीचे वाला भी वी आर एम एस, क्योंकि जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट वैसे ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं कितने मिनट की होगी वीडियो। फॉर्मूला जिस पे स्टार बनाते हैं यहाँ पे वो याद करना, बस उससे सारे निकल जाते हैं। चलो करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा बचा है। अब क्या है, रेजोनेंस,
रेजोनेंस, ये क्या होता है, ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आई मैक्स में, वो क्या हो जाएगा वी बाई, क्या होना चाहिए वी बाई जेड, और जो कि बराबर हो जाता है किसकी, वी बाई आर की। ये कितना निकल के आना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई मैक्सिमम कब होगा जब ये क्या होगा कम, जेड की वैल्यू, और जेड की सबसे वैल्यू कम क्या हो सकती है, आर, फॉर्मूला क्या था जेड का, आर स्क्वायर प्लस इम्पीडेंस इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस में एक्स सी का होल स्क्वायर, ये तो था। तो हमें ये क्या चाहिए, कम चाहिए, तो इसको क्या कर दो, एक्स एल को बराबर किसके कर देते हैं, एक्स सी के, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना भी, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो एक्स एल को बराबर कर देंगे एक्स सी के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जीरो, रूट है आर का होल स्क्वायर पे, तो आर बचेगा, तो जेड बराबर किसके हो गया, आर के। तो हमें मिनिमम करना था जेड की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी मिनिमम, आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। आई मैक्सिमम करना है रेजोनेंस में, ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ पे लिख लो फिर से, एक्स एल बराबर एक्स सी हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स एल बराबर किसके हो गया, एक्स सी के निकाल लिया हमने। एक्स एल का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, कैसे निकालते हैं एक्स एल, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स एल इक्वल कैसे निकालते हो, ओमेगा सी, और एक्स सी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, वन अपॉन में, सॉरी ओमेगा आएगा ना, इंटू में ओमेगा इंटू में सी, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन है, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मान लो ओमेगा, ओमेगा निकालना, एक यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सही है ना, ओमेगा क्या हो जाएगा, वन अपॉन में अंडर रूट में वन अपॉन में एल सी, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी वाई की बात है, ठीक है ना। कहेगा कि क्या कहते हैं, ओमेगा को बढ़ा दिया तो एल कितना हो जाएगा, एक दोनों से पूछ लेता है। अब देखो ओमेगा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई इंटू में एफ, तो यहाँ से एफ का फॉर्मूला, एफ के फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू पाई एफ लिख लो इक्वल टू क्या है, वन अपॉन में अंडर रूट एल सी है, टू पाई को नीचे भेज दो, वन अपॉन में टू पाई अंडर रूट एल सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में फॉर्मूला आ गया, ठीक है। टाइम पीरियड के टर्म में फॉर्मूला बना लो इससे, टाइम पीरियड क्या बोला था मैं, ओमेगा के टर्म में क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू टू पाई अपॉन में ओमेगा पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, एस एच एम में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टू पाई अपॉन में ओमेगा, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो, टू पाई बाई टी, तो ओमेगा की जगह इस फॉर्म क्या लिख देंगे, टू पाई बाई टी लिखो यहाँ पे, ओमेगा की जगह क्या लिख दो, टू पाई अपॉन में टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन में अंडर रूट में एल सी, टाइम पीरियड को टी इधर चले जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या निकल के आ गया, टू पाई अंडर रूट में एल सी, ये भी फॉर्मूला बन गया, चार फॉर्मूले बना दिए इसी से, ये बताना चाहिए, ये बताना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले बनते चले गए, ठीक है ना। आता क्वेश्चन इसी पे है, या तो इस पे आता है या तो इस पे आता है, ठीक है। ये हो गया, और क्या क्या याद रखना है यहाँ पे, वो बता देता हूँ। ये हो गया था एक्स एल बराबर एक्स सी क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ, पहले तो ये देखो, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, z बराबर किसके आ गया था, r के निकाला था ना अभी, z बराबर r आ गया था, तो z बराबर r पे क्या हो जाता है, आई मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि ये कम हो गया सबसे, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखो कि cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाती है, वन। cos फाई क्या होता है, पावर फैक्टर तो ये कहते हैं किसी को, तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाती है रेजोनेंस में, वन। वो क्या करता है, कहेगा ये क्या एलसीआर सर्किट है, उसको मैंने क्या किया, एक बार कैपेसिटेंस को रिमूव कर लिया, तो उनके बीच में फेज एंगल कितना बन रहा है, पाई बाई थ्री। फिर कहेगा दूसरा केस बनाएगा कि इस बार मैंने क्या कर लिया कि पहले कैपेसिटेंस को रिमूव किया, अब की बार क्या कर लिया,
एल को रिमूव कर लिया, मतलब कि इंडक्टेंस को रिमूव कर लिया, तब भी एंगल कितना बन रहा है, π/3। तो बताओ ये पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, तो पावर फैक्टर का कितना हो जाएगा, 2 बार p/q है, ठीक है ना, ये मैंने बोला है, ठीक है, ये हो गया पावर फैक्टर हो गया। और एक और चीज़ याद रखना, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये भी p/q है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ये भी p/q है डायरेक्ट, ये 2 बार p/q है, ऐसे जो मैंने लैंग्वेज बोली थी वो, और ये डायरेक्ट p/q ऐसे पूछ रहा था फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा v और I के बीच में रेजोनेंस पे, तो 0 हो जाता है, ठीक है ना, इक्वल 0। ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, ठीक है ना। अब पावर के फॉर्मूले फिर से लिख लो इसके रेजोनेंस में, यहाँ जगह तो है नहीं, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, याद रखना, देखो ये कंडीशन याद रखना कि रेजोनेंस कब होगा, जब XL बराबर XC या I मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, V/Z, तो Z किसके बराबर हो जाएगा, R के, और वो कब होगा, जब XL बराबर XC होगा, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तब ये आएगा। तो ओमेगा XL का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए, ओमेगा L होता है, और XC का फॉर्मूला क्या होता है, बना पड़ना ओमेगा C। यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये होगी ना। अब रेजिस्टेंस, सॉरी पावर, जो पावर के फॉर्मूले थे वो रेजोनेंस के टर्म में लिख लो, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कुछ नहीं करना, वो जो फॉर्मूले याद कराए ना पीछे उसी से बन जाएगा। पावर लॉस, पावर लॉस एक बार चेक कर लो, हाँ यहाँ पे AC लिखना है क्योंकि AC के लिए निकालना है। पावर लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो cos फाई यहाँ पे क्या निकल के आ गया है, 1, cos फाई की वैल्यू क्या निकल गया हमने, 1, रेजोनेंस में कितनी होती है, 1 होती है, याद रखना। तो पहला फॉर्मूला में आप क्या पढ़ा था, IRMS, आई भी होता है ना, IRMS VRMS, cos फाई पढ़ा था। अब cos फाई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में क्या हो जाएगा पावर, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, cos फाई की वैल्यू 1 रखोगे तो इसे हटा दो, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, I²R पढ़ा था, तो IRMS, I²RMS, R नहीं लिखेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, LCR सर्किट, तो R लिखेंगे क्या आएगा, ZRMS। cos फाई आया था पीछे फॉर्मूले में, जो मैंने याद करने को कहा था, जो यहाँ पे लिखा था, स्टार बनाया था, तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी रेजोनेंस में, 1, तो इसको हटा दो। और फिर क्या है, फिर क्या पड़ा था, V² भाई याद होता है, तो V² की जगह क्या आ जाएगा, VRMS, RMS का होल स्क्वायर अपॉन में R की जगह क्या आ जाएगा, Z, ठीक है ना। cos फाई आता था फॉर्मूले में, तो cos फाई क्या हो गया, 1 हो गया, पावर फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, तो बस ये आ जाएगा, ये तो हो गए इस टर्म में। अगर वो इक्वेशन दे के देगा क्वेश्चन, तो मैंने कहा इक्वेशन जब भी दे के देगा ऐसे, मान लो उसने दे दी इक्वेशन ऐसे, v इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी, ठीक है ना, ऐसे करके कुछ देगा और पावर फैक्टर पूछेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v0, तो यहाँ पे बस क्या करना है, तो याद रखना इस फॉर्मूले में सब में क्या कर देना, 2 से डिवाइड कर देना जब ऐसे दे रहा होगा क्वेश्चन, बस 2 कर दो, I0 v0 बाई 2, ऐसे तो है, हाँ ऐसे ही, I0 होल स्क्वायर Z बाई 2 इक्वल टू v0 होल स्क्वायर और में Z अपॉन 2। क्वेश्चन करा दूंगा इस पे, तभी समझ में आएगा कब डिवाइड करना है कब नहीं, 2 से। कौन सा था? ये देखो, ये कह रहा है एक एसी है, इन एन एसी सर्किट, क्या कह रहा है, एक एसी सर्किट है, उसमें क्या है, ईएमएफ की वैल्यू ई है एंड करंट आई है, एट एनी इंस्टेंट आर गिवन रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिवली बाय, तो ई नोट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नोट साइन
ओमेगा टी, ठीक है ना। और आई करंट को कैसे डिनोट कर रहा है, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। कह रहा है एवरेज पावर इन द सर्किट ओवर वन साइकिल ऑफ एसीज। अब उनसे कह रहा है कि जो एवरेज पावर होगी सर्किट में वो ओवर वन साइकिल कितनी हो जाएगी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमसे पूछा एवरेज पावर ई नोट आई नोट बाई 2 cos फाइव होगा, बी यहाँ पे cos फाइव आएगा फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तो cos फाइव भी लिख सकते हो अभी, ठीक है ना। बी बी क्या है, ई नोट आई नोट आएगा, सी अभी बस तुम्हें ये देखना है, ये मतलब हाँ ये अभी पता चल जाएगा ना, देखो सही तो है ई नोट आई नोट। ये यहाँ ये रेजोनेंस का क्वेश्चन नहीं है, कभी रेजोनेंस का सोचने लगा, ये पीछे वाले कहीं पे रेजोनेंस की बातें नहीं आई है, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि ईएमएफ की इक्वेशन ये है, आई की इक्वेशन ये है, बताओ एवरेज पावर जो होगी सर्किट में ओवर वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वो क्या हो जाएगी। तो मैंने बताया था जब भी कभी ऐसे इक्वेशन बना के देगा ना, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ऐसे ही तो दे रखा है e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी देखो क्या दे रखा है i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, नीचे 2 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब पावर का फॉर्मूला देखो कौन कौन सा पढ़ रखा है हमने, पावर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने आई वी कॉस फाइव बाई टू। जब मैंने कहा था जब भी क्या होगा ऐसे इक्वेशन लिख के देगा तो क्या करना है, नीचे डिवाइड में 2 आएगा, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। मगर ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये तो रेजोनेंस वाला केस होता है, ये रेजोनेंस क्वेश्चन में कहीं दिए नहीं है। ये गलत है इसलिए क्योंकि साइन फाइव तो होता ही नहीं है, फॉर्मूले में क्या होता है कॉस फाइव होता है, तो ये सही हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन में रेजोनेंस बोला होता तो आंसर क्या होता है, ये होता सेम, ये तो पीछे वाले जो हम पढ़ के आए वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो जब ऐसे इक्वेशन देगा तो समझ जाना नीचे 2 आएगा, बस ये समझाना चाहता हूँ, वरना तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएंगे। इस पे भी एक क्वेश्चन कराऊँ क्या, इस वाले पे ऐसे पे है नहीं, ठीक है मगर मिल लेना है अभी। छोड़ो, खुद देखना खुद कर लेना, पी वाई क्यू में होंगे एक करा दिया ना, ये पी वाई क्यू तो जो कराया सारा खत्म हो गया, नहीं अभी बचना है, बस थोड़ा सा बच्चा खत्म हो जाएगा, देखो कितने मिनट की वीडियो बची है। क्वालिटी फैक्टर बचा है बस, और एक टॉपिक और, चलो 7 मिनट के अंदर कर देते हैं, 1 मिनट के बाद लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर इससे एक पी वाई क्यू आएगा, ठीक है ना। क्वालिटी फैक्टर ये क्या होता है, इसका बस क्यू से रिप्रेजेंट करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना क्यू है, ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू आता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में आर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसको एक फॉर्मूला क्या है इसका, एक ये हो गया फ्रीक्वेंसी अपॉन में आर, या फिर क्या होगा एक्स एल अपॉन में आर। तो एक्स एल का फॉर्मूला मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ, कहा था इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। 1 अपॉन में क्या होता है ओमेगा सी, तो इसी को इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन में ओमेगा सी, 1 अपॉन में ओमेगा सी लिख दिया एक्स एल की जगह, और फॉर्म नीचे आर थे तो आर लिख दिया पी वाई क्यू। क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला क्या होगा, एक ऑप्शन दिया था तो ये एक ऑप्शन था, और यह किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ए बराबर क्या होगा एक्स सी हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला तो ये हो जाएगा एक्स सी अपॉन में आर। अब एक्स सी का भी फॉर्मूला होता है, ओ नो गलत कर दिए, अबे ओमेगा इंटू में आएगा ना, चलो इसे यहाँ पे क्या करो ओमेगा सी कर लो तो सही हो जाएगा, और इसको यहाँ पे वेल कर लो, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या कर लो ओहो ओमेगा सी कर लो, और 1 अपॉन में ओमेगा सी, ठीक है ना, सही हो गया। ये फिर से खत्म हो गया भाई, इतनी जल्दी खत्म हो जाता है दिमाग का, मैं तो कुछ लिखा भी नहीं इस बार, ये तो मुझसे चल नहीं रहा है।
एक्स एक्स बराबर क्या पढ़ा था हमने, ओमेगा इंटू में एल फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह ओमेगा एल की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा एल की जगह क्या जाएगा, सॉरी एक्सएल की जगह क्या जाएगा, ओमेगा इंटू में एल अपॉन में आर पी वाई क्यू क्वालिटी फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था। ये हो गए इतने सारे, एक फॉर्मूला बचा क्यू इक्वल टू, इससे भी पी वाई क्यू, इसमें क्या है फॉर्मूला क्या था इसका, क्यू इक्वल टू 1 में आर अंडर रूट में, मैंने गलत तरीके से यूज़ करता हूँ क्या मैं इसे, अंडर रूट में 1 में आर अंडर रूट में एल बाई सी। ये फॉर्मूला, उसमें क्या किया था, चार ऑप्शन दे रखे थे, एक चारों में आर की वैल्यू दे रखी थी, सी की वैल्यू दे रखी थी, एल की वैल्यू दे रखी थी, ऐसे आर की वैल्यू कुछ दे रखी थी, एल की वैल्यू, तो जिसमें आर की वैल्यू कम थी ऑप्शन में और एल की वैल्यू ज़्यादा थी और इसकी वैल्यू कम थी, तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, अच्छा पी वाई क्यू। इसमें तो देख लेना, जिसकी आर की वैल्यू ऑप्शन में कम होगी, एल की वैल्यू ज़्यादा होगी और सी की वैल्यू कम होगी, तो उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, ये पी वाई क्यू, ठीक है ना। और ये दोनों पी वाई क्यू, ये कैसे निकलना समझ में आया ना क्वालिटी फैक्टर का, ये याद कर लो, एक्सएल बाई आर, एक्सएल एक्सी का सॉरी एक्सी बाई आर, एक्सी का फॉर्मूला क्या था ओमेगा सी और नीचे आर था तो आर से मल्टीप्लाई, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, एक्स एक्सएल बाई आर, एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल अपॉन में आर, ठीक है ना। और ये तीन जो आखिरी वाला याद ही कर लो, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 में आर अंडर रूट में एल वाई सी पी वाई है उससे, ठीक है। अब क्या बचा, चौक कॉइल, इससे पी वाई क्यों नहीं आया है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। चौक कॉइल क्या करता है, बस याद रखो, क्या करता है, कंट्रोल करता है किसे, करंट को, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एल ज़्यादा होता है और आर कम होता है, ठीक है ना, एल ज़्यादा आर कम, ठीक है ना, मतलब इंडक्टेंस ज़्यादा रेजिस्टेंस कम। अब क्या पढ़ेंगे, बस लास्ट टॉपिक है, इसके फॉर्मूले याद करना है, जो है आर एम एस वैल्यू फॉर फॉलोइंग केसेस। तो पहला क्या है, पहला केस क्या है, आई इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू आई में साइन क्वेश्चन नहीं इक्वेशन है, कब क्या फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, सारे एक एक करके लिखते हैं। वी इज इक्वल टू क्या होगा, जब वी नॉट कॉस ओमेगा टी, जब ऐसी इक्वेशन होगी तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आई आर एम एस की वैल्यू, आर एम एस की वैल्यू, वी आर एम एस की वैल्यू, ठीक है। तीसरा क्या है, जब ऐसे दे रखा होगा वी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, जब ऐसी इक्वेशन लिखी हो तो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस की वैल्यू। चौथा है बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी, जब ऐसी इक्वेशन होगी तो कैसे लिखोगे, वी आर एम एस की वैल्यू। पांचवा क्या है, ये पी वाई क्यू है, क्या है वी, ये पी वाई क्यू, ठीक है ना, वी यहाँ पे क्या है, वी यहाँ पे क्या है स्मॉल टी, यहाँ पे ऐसे बना हुआ फिगर टी बाई टू, यहाँ पे वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो सबकी याद करनी है, जब ऐसी इक्वेशन देगा तो वी आर एम एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, वी आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगी, वी नॉट है तो वी आर एम एस, ये क्या था आई आर एम एस, वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, ये आई आर एम एस लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। आर एम एस की निकालने तो यहाँ पे वी आर एम एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई रूट टू, ठीक है ना। इसकी कैसे निकालेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, कैसे निकालेंगे, वी आर एम एस इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, इस ए का होल स्क्वायर बी का होल स्क्वायर बाई टू, ये पूरा किसमें रूट में। जब ऐसे लिखोगे ए प्लस टू कॉस ओमेगा टी, तो कैसे निकालोगे वी आर एम एस, अंडर रूट क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, बस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी वही फॉर्मूला रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, बस ए में क्या हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर, ऐसी इक्वेशन लिखोगे तो यही इंपॉर्टेंट है। ये पी वाई क्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, वी आर एम एस की वैल्यू, डायरेक्ट ये ग्राफ बन के आया था, पूछा था बताओ वी आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट बाई रूट टू पी वाई क्यू, ये आंसर है, ग्राफ बना था, चैप्टर कंप्लीट।